हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ एकेडमी। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सिविल प्रोसीजर कोड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो लेकर के आई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिविल प्रोसीजर कोड की इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताई थी और मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स से रिलेटेड वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगी। तो आज ये वीडियो मैं वो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स एंड वो इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करूंगी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने ये रूल्स जो हैं सिलेक्ट किए हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि जो रूल्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे रूल्स हैं जो ऑलरेडी अदर स्टेट में जुडिशरी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। एंड स्पेशली अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं और कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो पर्सनली मुझे लगता है जिनकी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें। और आज के इस वीडियो में मैं जो आपसे ऑर्डर्स डिस्कस करूंगी तो मैं डिस्कस करूंगी ऑर्डर 1 to 10 क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं एंड बहुत सारे रूल्स हैं तो एक ही वीडियो में सब कुछ लेकर के बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में ऑर्डर 1 to 10 के इम्पोर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपने इम्पोर्टेंट रूल्स एंड ऑर्डर्स। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा ये बेरेक्ट का इंडेक्स है। आप भी इसी तरीके से बेरेक्ट के इंडेक्स पर टिक मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीसी में जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो कौन से शेड्यूल में दिए हुए हैं। तो वो शेड्यूल फर्स्ट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि शेड्यूल फर्स्ट में ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ऑर्डर्स कितने हैं? टोटल 51 ऑर्डर्स सीपीसी में हैं। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सारे ऑर्डर्स में ये देख लेंगे कि हर ऑर्डर में कितने कितने रूल्स हैं। तो हम सबसे पहले उसको वहीं मार्क कर लेंगे। जैसा कि ऑर्डर फर्स्ट पार्टीज टू सूट, इसमें टोटल 13 रूल्स हैं। मैंने एरो लगा कर के लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा 13 रूल्स। तो इसी तरीके से आप अपने बैरेक्ट में सारे ऑर्डर्स की रूल्स देख करके लिख लेंगे कि ऑर्डर फर्स्ट में 13 रूल्स हैं, ताकि आपको एक एग्जाम में एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई 13 रूल्स हैं। तो कभी अगर ऐसा ऑप्शन आए जो आपको पता है कि अरे इसमें तो रूल 14 का ऑप्शन है तो ये तो हो ही नहीं सकता, आप एलिमिनेट कर सके कि भाई इसमें तो 13 रूल्स है, 14 तो होते ही नहीं है। तो ये एक ओवरव्यू। तो इस ऑर्डर में आप के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है ऑर्डर फर्स्ट में रूल 1 एंड रूल 3। एंड रूल 1 एंड रूल 3 आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ एंड हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। वादियों के रूप में कौन संयोजित हो सकता है और प्रतिवादियों के रूप में कौन पार्टी बन सकता है, ये इसमें बताया हुआ है। तो ये आप जनरली एक बार रीड कर लेंगे इन रूल्स को। अभी तक ये एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद रूल 3A पे मैंने सर्कल बनाया है। आपको रूल 3A नहीं पढ़ना है, रूल 3A इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट रूल 3B जो है ये एमपी सिविल जज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूल 3B स्टेट अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। ये एमपी स्टेट अमेंडमेंट एक्ट 1984 द्वारा जोड़ा गया है रूल 3A के बाद रूल 3B। इट मीन्स कि ये सिर्फ एमपी पे एप्लीकेबल है। ये एमपी एडीजे 2018 के पेपर में ये पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपके बैरेक्ट में भी ये आपको इंडेक्स में नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा क्योंकि ये स्टेट अमेंडमेंट है। तो जो स्टेट अमेंडमेंट होते हैं तो जो जिस स्टेट का अमेंडमेंट होता है वो पर्टिकुलर रूल उसी स्टेट पे एप्लीकेबल होता है, ओवरऑल ऑल इंडिया पे नहीं होता है। तो ये एमपी का अमेंडमेंट था इसलिए ये एमपी पर एप्लीकेबल है। रूल 3B जिसमें बात की गई है कंडीशन फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ सूट। तो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं तो ये आपको अंदर पढ़नी है और हेडिंग याद रखनी है। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपका रूल है ऑर्डर 1 में वो है 8। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मैं आपको बता दूं कि जिन रूल्स पे मैंने सर्कल बनाया है वो रूल्स ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिन पे सिर्फ मैंने टिक किया है
वो एग्जाम पॉइंट में मतलब एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो उन पर टिक मैंने सिर्फ किया है। एंड सर्कल वाले रूल्स वो हैं जो ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं, आ चुके हैं। तो ऑर्डर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम। इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव सूट। कई बार पूछा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर है, तो आपको बताना पड़ता है ऑर्डर 1 रूल 8। एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। तो आप इसको रेस जुडिकेटा से भी कंबाइन करेंगे। रेस जुडिकेटा जो सेक्शन 11 है उसका एक्सप्लेनेशन 6 इसके साथ जुड़ता है, तो आप इसको अंदर भी रीड करें और इसकी हेडिंग भी याद रखें। और याद रखें कि ऑर्डर 1 रूल 8 इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सूट। आगे बढ़ते हैं। रूल 8 के बाद डायरेक्ट आपको देखना है रूल 9। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये रूल भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑर्डर 1 रूल 9। रूल 9 मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये किस चीज़ का मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर की बात हो रही है, पार्टीज का। तो आप यहीं पर मेंशन कर लेंगे कि ऑर्डर 1 रिलेटेड है पार्टीज से। सबसे पहले आपको इसलिए अगर हेडिंग याद होगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑर्डर 1 में सिर्फ पार्टीज की बात की गई है। तो अगर ऑर्डर 1 का रूल 9 है और वहां पे मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर की बात हो रही है, मतलब पार्टीज की, कि कौन सी पार्टीज को जो है जोड़ा जाएगा, कौन सी पार्टीज नहीं जोड़ी जाएंगी, जिनको जोड़ना जरूरी है वो नहीं जोड़ा गया तो क्या कहलाता है, नेसेसरी पार्टी को नहीं जोड़ा गया तो क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज आप ये मेंशन क्यों करेंगे कि क्योंकि आगे भी हमें कई ऑर्डर्स में ये वर्ड्स मिलने वाला है। तो कहीं पर आपको कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर मिलेगा, कहीं क्लेम्स का ज्वाइंडर मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए आप डैश लगा के यहाँ लिख लेंगे पार्टीज की। ऑर्डर 1 में पार्टीज की बात की गई है, तो ऑर्डर 1 रूल 9 रिलेट्स टू मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टी। इसके साथ आपको ऑर्डर 10 पढ़ना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर समझने के लिए, इसलिए ऑर्डर 10 आप जस्ट रीड करेंगे। सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, कि गलत वादी के नाम से यदि वाद दायर हो जाता है तो क्या क्या जो है प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है रूल 13 ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर, कि असंयोजन या कुसंयोजन के बारे में जो आक्षेप है वो आप कब तक उठा सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हुए हैं, तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार वो पॉइंट्स पूछे जाते हैं और डायरेक्ट हेडिंग से पूछा जाता है कि कौन सा रूल बताता है कि ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। तो ऑर्डर 1 रूल 13 इस तरीके से हमें याद रखना होते हैं। एग्जाम में आपको टिक करना पड़ेंगे, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आगे नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्डर पे, क्योंकि ऑर्डर 1 खत्म। ऑर्डर 1 में टोटल 13 रूल्स थे। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट वाद की विरचना। इसमें टोटल 7 रूल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें टोटल कितने रूल्स हैं, 7 रूल्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रूल है रूल 2 सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। इसमें बताया गया है कि वाद जब भी हम दायर करते हैं तो पूरा क्लेम एक साथ ही हमें दायर करना होता है, ये नहीं कि कुछ पार्ट कर दिया कुछ बाद में कर देंगे। फिर उसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, यदि आपने खुद से त्याग कर दिया है तो क्या होगा। ओमिशन टू स्यू फॉर वन और सेवरल रिलीफ्स, कई अनुतोष बताए गए हैं, आपको बहुत सारे अनुतोष लेना है, उसमें से आपने जो है किसी एक को लेने से ओमिट कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये रूल। तो इसको अंदर से अच्छे से पढ़ें और इसकी हेडिंग याद रखें, सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। अब उसके बाद बात करते हैं रूल 3 ऑर्डर 2 रूल 3। देखिए ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मैंने बताया था आपको, आगे आएंगे। अभी हमने क्या देखा, ऑर्डर 1 रूल 9 क्या बात करता है, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, वहां पार्टीज का हो रहा था। यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर है, वाद हेतुकों का संयोजन, कि क्या क्या वाद हेतुक हैं जो ज्वाइन किए जा सकते हैं एक ही सूट में। कुछ कंडीशंस अंदर बताइए, वो आपको पढ़ना है। तो इसकी हेडिंग से पूछा जाता है कि ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये ऑलरेडी मैंने जब 2013 का पेपर दिया था ये क्वेश्चन आया हुआ था। ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन किस फॉलोइंग ऑफ द किस प्रोविजन में दिया गया है, तो 4 ऑप्शन थे, तो आपको टिक करना है ऑर्डर 2 रूल 3। देन रूल 4 भी आप स्टडी कर सकते हैं। रूल 4 में बताया गया है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंड फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज को आप जस्ट एक बार रीड कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक तो नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं हम। देन नेक्स्ट ऑर्डर 2 में आप पढ़ेंगे डायरेक्ट रूल 7 ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर, कुसंयोजन के बारे में आक्षेप। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑर्डर 2 रिलेट कर रहा है किससे, फ्रेम ऑफ सूट से।
कि सूट की फ्रेमिंग कैसी होगी। तो अभी हमने रूल 3 में ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन देखा, कॉज ऑफ एक्शन के लिए मतलब ज्वाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी किससे रिलेटेड है, कॉज ऑफ एक्शन से। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन की बात की गई है वो किसके ऑब्जेक्शन से, कॉज ऑफ एक्शन। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन आप कब उठा सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन का मिसजॉइंडर हो गया, तो आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन कब उठा सकते हैं, ये आप अंदर इसमें रीड करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर में जो हमारा ऑर्डर 3 है, इसमें टोटल 6 रूल्स हैं। तो इसमें से हमें ये एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से अभी तक कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी चीज़ ऐसे। तो इसमें से हम 3 रूल पढ़ लेंगे, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 4। तो रूल 1 क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की बात करता है ये ऑर्डर, इसलिए हमने याद कर लिया कि भाई ऑर्डर 3 रूल 2 में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट बताया गया है। देन प्लीडर की बात करता है तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर ऑर्डर 3 रूल 4 में बताया है। एंड ऑर्डर 3 रूल 1 अपीयरेंस एटसेट्रा मे बी इन पर्सन और बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर। तो इनको आपको जनरली सिर्फ एक रीडिंग कर लेना है और हेडिंग से बस याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। अभी तक इसमें से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं ऑर्डर 3 के रूल्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इसमें सिर्फ 2 रूल हैं एंड दिस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट इसके ऑर्डर पूछ लेते हैं कि वादों का संस्थित किया जाना कौन से ऑर्डर में बताया गया। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्डर याद रखना है कि ऑर्डर 4। देन रूल 1 एंड 2 2 ही रूल्स हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, सीधा पूछ लेते हैं कि जो वाद का प्रारंभ है वो वाद पत्र द्वारा संस्थित करके ही किया जाता है, ये कहाँ बताया गया है। तो आपको प्रोविजन याद रखना है, ऑर्डर 4 रूल 1 में बताया गया है। और क्या बताया गया है कि सूट का जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे होता है, बाय कमेंस्ड प्लेंट, वाद पत्र को दायर करके ही जो है सूट का वाद का संस्थित संभव होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एज इट इज लैंग्वेज से, जो डायरेक्ट में लैंग्वेज अंदर दी गई है वही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है, ऑर्डर का टाइटल याद रखना है और दोनों रूल का, रजिस्टर ऑफ सूट ऑर्डर 4 रूल 2, इसकी आप सिर्फ हेडिंग पढ़ लें, अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आप एक बार चाहें तो रीड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। इसके बाद बात करेंगे हम ऑर्डर 5 की। ऑर्डर 5 में बताया गया है इशू एंड सर्विस ऑफ समन, समनों का निकाला जाना और उनकी तामील। अगेन दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इससे कई बार क्वेश्चंस बने हैं। ऑर्डर 5 रूल 1, ऑर्डर 5 रूल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर्स। ऑर्डर 5 रूल 1 में बताया गया है समन कि इसमें कुछ टाइम लिमिट्स बताई गई हैं कि कब कब जो है समन की तामील की जाएगी, कैसे की जाएगी। तो ये आपको रीड करना है विद सेक्शन 27। तो इसके साथ अगर आप सेक्शन ज्वाइन करना चाहें तो सेक्शन 27 के साथ इसको पढ़ेंगे। सेक्शन 27 में बताया गया है कि 30 दिन के अंदर जो है सर्विस की जाती है समन की, और जैसे ही सूट हमारा इंस्टीट्यूट हो जाता है तो सूट इंस्टीट्यूट करने की तारीख से 30 दिन के अंदर हमें समन को सर्विस करना होता है डिफेंडेंट पर, ये बताया सेक्शन 27 में। देन ऑर्डर 5 रूल 1 में क्या बताया है कि अब ये जो समन की तामील कर दी गई है 27 के अंतर्गत, सेक्शन 27 के अंतर्गत समन की तामील 30 दिन के अंतर्गत कर दी गई है, तो अब समन की तामील की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को कोर्ट में पेश होना होगा और अपना रिटन स्टेटमेंट देना होगा। कितने समय के भीतर? 30 डेज के भीतर। और अगर वो 30 डेज में नहीं दे पाता है तो कोर्ट उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देगी। वो एक्स्ट्रा समय कितना हो सकता है? 90 डेज। 90 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इस रूल में 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ है कमर्शियल डिस्प्यूट्स को लेकर के, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इस तरीके से आप भी अपने पैरेक्ट में मेंशन कर लेंगे। तो ये कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे तो उनमें यदि जो टाइम पीरियड है डिफेंडेंट को जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए मिलता है तो फर्स्ट टाइम तो 30 डेज ही मिलता है, लेकिन अगर 30 डेज में वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, तो कमर्शियल मैटर में आपको 120 दिन का समय जो है दिया गया है। ये अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल यदि आपको नॉर्मल केस है आपका, कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है,
तो मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए कितना मिल रहा है, 90 डेज। और यदि कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर और 30 डेज में डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया, फेल हो गया फाइल करने में, तो मैक्सिमम उसको 120 डेज मिलेंगे। इस तरीके से आप शॉर्ट में अपने इंडेक्स में ही सब मेंशन कर सकते हैं, तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट रूल 2, ऑर्डर 5 रूल 2 बात करता है कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स्ड टू समन, समनों से उपाबद्ध वाद पत्र की प्रति। एक रीडिंग करेंगे, आपको अंदर समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद रूल 4, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए कब जो है आदेश नहीं दिया जाएगा, वो कंडीशंस आपको देखना है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद रूल 5, समन्स टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। इसको भी आप एक बार रीड कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे रूल 9 पर। ऑर्डर 5 रूल 9, डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट। आप इसको जस्ट एक बार रीड कर ली, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं आया है। रूल 9A एंड रूल 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में और मोस्टली हर साल ही एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से रीड करना है। रूल 9A एंड रूल 10 कि मोड ऑफ सर्विस, क्या क्या तरीके हैं, कितने तामीली के क्या ढंग बताए गए हैं। एंड रूल 9A, तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना। इसमें आप अंदर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट मिलेंगे। देन उसके बाद रूल 11, 12 एंड 13 जस्ट रीड वंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें अपनी साइड से कोई भी कमी नहीं छोड़ना है, ये हम पढ़ेंगे एक बार। उसके बाद रूल 15 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और 2-3 साल में एक आध बार ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। मतलब यदि 2013 में पूछा था तो फिर 14 में नहीं पूछा, 15 में पूछ लिया, देन 2 साल बाद फिर पूछा, तो रिपीट होता रहता है। तो व्हेन सर्विस मे बी ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली, तो इसमें बताया गया है कि जब जहां तामील प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी, तो क्या कंडीशन है, तो इसको बहुत अच्छे से केयरफुली आपको रीड करना है कि एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन फैमिली मेंबर्स माने गए हैं, नहीं माने गए हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप रूल 16 को एक बार रीड करेंगे, पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट। बस जस्ट एक रीड मारेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये रूल। देन उसके बाद रूल 17, ऑर्डर 5 रूल 17 इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड, देन क्या प्रोसीजर होगा, ये आपको अंदर देखना है। जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे या ना पाया जाए तब प्रक्रिया, तो यहाँ से अंदर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आपको अंदर इसको अच्छे से रीड करना है। देन उसके बाद 18, 19, 19 आप छोड़ दीजिए, यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं आया अभी तक कभी, और आने की संभावना भी नहीं है, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रूल 20, सब्सटीट्यूटेड सर्विस, प्रतिस्थापित तामील। तो ये इसका मतलब हेडिंग से क्वेश्चन आता है कि सब्सटीट्यूटेड सर्विस से संबंधित प्रावधान कहाँ बताया गया है, तो आपको याद रखना है ऑर्डर 5 रूल 20। आगे बढ़ते हैं। ये उसके बाद ऑर्डर 20A, 21 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। देन डायरेक्ट आप आ जाएंगे ऑर्डर 24 पे, ये इंपॉर्टेंट है, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन, कारागार में प्रतिवादी पर तामील की। यदि प्रतिवादी कारागार में है तो उस पर तामील कैसे की जाएगी, तो इसमें बताया गया है कि जो भी प्रिजन का बाहर साधक अधिकारी होता है उसको समन भिजवाया जाता है और वो जो है फिर डिफेंडेंट पे तामील करता है। ये इसमें प्रोसीजर बताया गया है। आप एक बार और अंदर अच्छे से इसकी लैंग्वेज रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको देखना है रूल 25, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया एंड हैज नो एजेंट, वहां तामील जहां की प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, तो इसको भी आपको एक बार देखना है। नेक्स्ट इसके बाद रूल 27 एंड रूल 30 को आप एक बार जस्ट रीड कर लेंगे। रूल 27, सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। रूल 30, सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन,
समन के बदले पत्र किस कंडीशन में निकाला जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाना। इसमें आप अंदर से एक बार इसको रीड कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। ऑर्डर 6, प्लीडिंग्स जनरली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका रूल 1। ऑर्डर 6 रूल 1 प्लीडिंग। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग स्टेट में कि प्लीडिंग मीन्स, तो प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, एंड यही ऑप्शन सीधे सीधे आ जाते हैं एग्जाम में। प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, बोथ, नन ऑफ द। आपको टिक करना होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट बोथ। प्लीडिंग का मतलब होता है वाद पत्र और लिखित कथन। देन उसके बाद इसका रूल 2 भी इंपॉर्टेंट है। प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। अभिवचन में तात्विक तथ्यों का, ना कि साक्ष्य का कथन होना। तो डायरेक्ट इसकी हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो प्लीडिंग होती है उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। तो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, ना कि एविडेंस। प्लीडिंग में कभी भी एविडेंस नहीं होते, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। देन जो रूल 3 है, फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, तो इसमें जो है अमेंडमेंट हुआ है 2015 में कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि न्यू अमेंडमेंट जो भी होता है उसे हमें हमेशा पढ़ के जाना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो जो रूल 3 है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट को आप एक बार जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रूल 4 to 11 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें स्किप कर देना है। रूल 12 एंड 13 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है ये हमें डायरेक्ट जंप करना है रूल 14 पे। तो रूल 14, रूल 14A एंड रूल 15, तो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रूल 15। ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 14 एंड 14A आप जस्ट एक बार रीड कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 15 वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग की बात करता है, तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है और इसमें प्लस अमेंडमेंट भी हो गया है। तो 15 के बाद नया रूल 15A जोड़ दिया गया है बाय 2015 अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी हेडिंग है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग इन कमर्शियल डिस्प्यूट। तो आपको याद रखना है ये वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग इन कमर्शियल डिस्प्यूट, रूल 15A, ये 2015 अमेंडमेंट एक्ट से नया जुड़ा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये सब चीजें, हेडिंग याद रखना है, कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा ये याद रखना है, और अंदर भी आप एक बार रीडिंग करेंगे इसमें। तो रूल 15 एंड 15A बोथ आर इम्पोर्टेंट। आपको हेडिंग याद रखनी है रूल 15 की और 15A की। देन इसके बाद ऑर्डर 6 रूल 16, स्ट्रिकिंग आउट प्लीडिंग्स, अभिवचन का काट दिया जाना। तो क्या कंडीशन है जब अभिवचन काटी जा सकती हैं, ये आपको एक बार रीड कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। उसके बाद रूल 17 एंड रूल 18 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो प्लीडिंग में अमेंडमेंट होता है वो कब होता है। तो अंदर बताया गया हुआ है कि एट एनी स्टेज, किसी भी प्रक्रम पे, वाद के किसी भी प्रक्रम पे प्लीडिंग में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन इसमें एक प्रोविजो दिया है, प्रोवाइडेड दिया है, वो भी आपको रीड करना है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। रूल 18 फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, कि आदेश के पश्चात संशोधन करने में असफल रहना। कि जब आपने अमेंडमेंट करने के लिए एप्लीकेशन लगाई और उसके बाद आपको ऑर्डर आ गया कि हाँ आप अमेंडमेंट कर लीजिए अपने प्लीडिंग में, और उसके बाद आपने अमेंडमेंट नहीं किया, तो इसमें बताया गया है कि आपको 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो आपको 14 दिन का समय मिलता है और अमेंडमेंट करने के लिए। ये इस चीज में बताई हुई है, आप अंदर एक बार और रीड कीजिएगा डिटेल में, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है 14 डेज वाला, ये ऑप्शन जो है ये आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा के लिखा है। आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको और क्लियर होगा कि क्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 7 वाद पत्र प्लेंट, इसमें टोटल 18 रूल्स हैं, जिसमें से हमें रीड कर लेना है रूल 1, 2, 3, 4। यहाँ से अभी क्वेश्चंस तो नहीं बने हुए हैं, बस आपको रीड कर लेना है कि पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट, प्लेंट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होना चाहिए। मतलब इसको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि यहाँ से आप पढ़ेंगे और फिर ऑप्शन वो बनाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ये रूल्स आप छोड़िएगा मत। पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट, और मनी सूट है तो क्या आपको वो करना है, तो जो रूल 2 है। इसके बाद न्यू रूल 2A इंसर्ट किया गया है, जोड़ा गया है अमेंडमेंट द्वारा 2015 के, जिसमें ये जो रूल 2A है इसकी हेडिंग है
वेयर इंटरेस्ट इज सॉट इन द सूट, वेयर इंटरेस्ट इज सॉट इन द सूट, जहां वाद में ब्याज इप्सित है। ये इसकी हेडिंग है 2A की। कहा है किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई है? 2015 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। हेडिंग याद रखना और एक बार अंदर रीड करना है क्योंकि नया अमेंडमेंट है। उसके बाद 3, जहां वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है। व्हेन प्लेंटिफ चूज एज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये कंडीशंस बताई गई हैं कि प्लेंट में क्या क्या होगा अगर ये ऐसी कंडीशन है। तो इसको आपको एक बार जस्ट रीड कर लेना है। अभी तक वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे रूल 9 पर, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, कि जब प्लेंट को एडमिट कर लिया गया तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है। तो भाई उसमें बताया गया है कि आपको जो है कॉपीज ऑफ प्लेंट सबमिट करना होती हैं विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंतर्गत आपको उतनी कॉपीज कोर्ट में सबमिट करना होती हैं जितने डिफेंडेंट है। ये इसमें बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं आया लेकिन बन सकता है। देन ऑर्डर रूल 9 आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से प्रोविजन में बताया गया है वाद पत्र का लौटाया जाना। 4 ऑप्शन देंगे तो आपको लगाना पड़ेगा ऑर्डर 7, रूल 10। तो इसका जो हेडिंग है वो इम्पोर्टेंट है। देन अंदर से क्वेश्चन बनता है कि वाद पत्र कब लौटाया जा सकता है। तो उसमें आप जब अंदर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एट एनी स्टेज, किसी भी प्रक्रम पर। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, इस रूल से ध्यान रखना है आपको। देन रूल 10A आप पढ़ेंगे इसके साथ क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ रूल है, इसी का आगे का प्रोसीजर है, तो वो आप एक बार रीड कर लेंगे। देन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 11 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑर्डर 7, रूल 11 डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन से पूछते हैं कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना कौन से प्रावधान में बताया गया है। 4 ऑप्शन देंगे तो आपको टिक करना होगा ऑर्डर 7, रूल 11 में बताया गया है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। कितने ग्राउंड्स पे ये जो है नामंजूर हो सकता है, तो अंदर आपको इसमें 7 ग्राउंड्स मिलेंगे। तो वो 7 ग्राउंड आपको याद रखने हैं, उनसे भी ऑब्जेक्टिव बनता है। 4 आप 3 ऑप्शन में दे देंगे, 1 गलत दे देंगे, आपसे बताएंगे कि बताइए इनमें से कौन सा ग्राउंड है जिन पे वाद पत्र जो है नामंजूर नहीं होगा, या कोई 7 में से 1 दे देंगे और फिर पूछेंगे कि कौन सा ग्राउंड है जिसपे वाद पत्र नामंजूर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं इस रूल से। देन उसके बाद ऑर्डर 7, रूल 13 इंपॉर्टेंट है। वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, जहां वाद पत्र की नामंजूरी से नए वाद पत्र का उपस्थित किया जाना प्रवारित नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट आपका रूल्स की हेडिंग से भी क्वेश्चन बनता है और आप एक बार अंदर से भी रीडिंग करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। जिन पर सर्किल बने हुए हैं याद रखिए, जिन रूल्स पर मैंने सर्किल बनाए वो रूल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देन रूल 14, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ चूज और रियलाइज, उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है। इसको आपको अंदर से रीड करना है, इसमें अंदर से ऑप्शंस बनते हैं। देन रूल 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ये ऑलरेडी ओमिटेड है, डिलीटेड है। इसके बाद ऑर्डर 7 में रूल 16, 17, 18 ये आप स्किप कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आप आ जाएंगे ऑर्डर 8 पे, रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो इसमें जो सबसे रूल 1 है, सबसे पहला जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन स्टेटमेंट। तो ये आपको अंदर पढ़ना है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। अंदर से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसमें टोटल, इस ऑर्डर में टोटल 10 रूल्स हैं, जिसमें से रूल 1 इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें 2015 में अमेंडमेंट भी हुआ है कमर्शियल डिस्प्यूट के मैटर से रिलेटेड। तो अगेन इसमें वही 120 डेज का टाइम है। तो आपको अंदर रीड करना है कि नॉर्मल मैटर्स हैं तो उसमें रिटन स्टेटमेंट के लिए कितना टाइम पीरियड दिया है, और कमर्शियल डिस्प्यूट है तो 120 डेज। देन इसके बाद इसका रूल 1A एंड 2 छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आएंगे हम रूल 3, डिनायल टू बी स्पेसिफिक। ये इसलिए देखना है क्योंकि इसके बाद रूल 3A 2015 के अमेंडमेंट से नया रूल इसमें जोड़ा गया है, रूल 3A। तो इसमें आप एक बार इसकी हेडिंग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद रूल 4, एवेसिव डिनायल, बागाच्छल पूर्ण प्रत्याख्यान। ये बाय हेडिंग पूछ सकते हैं, अभी तक ये नहीं पूछा गया है लेकिन इसकी हेडिंग ऐसी है, कभी कभी जो थोड़ा हटके हेडिंग्स होती हैं उनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसकी थोड़ा हेडिंग तो देख ही लेंगे कि ये जो प्रावधान है ये कहाँ दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ऑर्डर 8 रूल 4 में एवेसिव डिनायल की बात की गई है। देन रूल 6 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी
गिवन इन रिटन स्टेटमेंट, कि मुद्रा की जो विशिष्टियां होती हैं वो लिखित कथन में ही दी जाएंगी और उसका प्रभाव क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको अंदर अच्छे से रीड करना पड़ेगा। काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट, प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में आ चुका है। 6A में बताया है, रूल याद रखना है और अंदर से भी पढ़ना है आपको कि अंदर क्या ऑब्जेक्टिव बनेंगे। देन इसके बाद आप देखेंगे रूल 6A काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। देन उसके बाद 6D इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट, एक बार रीड कर लेंगे बस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये जितने रूल्स हैं 8 तक ये आप सारे छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, रूल 8A एंड रूल 9 भी जो है स्किप कर देंगे हम, डायरेक्ट आएंगे रूल 10 पे। ऑर्डर 8 रूल 10 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट, जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तो क्या होगा, ये प्रक्रिया इसमें बताई गई है। इसमें एक प्रोविजो नया जोड़ा गया है 2015 के अमेंडमेंट एक्ट से, तो उसको पढ़ना ना भूलें, नया प्रोविजो जोड़ा है, इसको एक बार रीड जरूर करें। देन उसके बाद ऑर्डर 9, इसमें टोटल 14 रूल्स हैं। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति का परिणाम, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस ऑर्डर को थोड़ा रूल्स को ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहला रूल, पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन में नियत है। इसको आप जस्ट एक बार रीड करेंगे। रूल 2 एंड रूल 3 आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में। डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव्स फेलियर टू पे कॉस्ट, जहां समनों की तामील खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है, वहां वाद का खारिज किया जाना। तो आप इसको एक बार अंदर रीड करेंगे कि क्या कंडीशन बताइए। रूल 3, वेदर नाइदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड, अब जहां दोनों ही पक्षकार नहीं आए तो क्या होगा उसका निष्कर्ष, सूट जो है डिसमिस्ड हो जाएगा, वाद खारिज कर दिया जाएगा। तो हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग से ही क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार अंदर भी आप रीड कर लेंगे पूरी प्रोसीजर को। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर 4 इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रीस्टोर सूट टू फाइल, वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल कर प्रत्यावर्तित कर सकेगा। तो यहाँ पे आपको अंदर रीडिंग करना है कि क्या कंडीशन बता रहे हैं, कौन सी कंडीशन में जो है फ्रेश सूट फाइल करने की बात हो रही है, वहां से जो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। देन उसके बाद रूल 5, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फॉर 7 days टू अप्लाई फॉर फ्रेश सूट, यहाँ पर भी एक कंडीशन बताई गई है इस रूल में कि वादी, जहां वादी समन तामील के बिना लौटने के पश्चात 1 मास तक नए समन के लिए आवेदन करने में सफल रहता है, वहां वाद का खारिज किया जाना। तो ये आपको अंदर से अच्छे से रीड करना है कि इसमें क्या बताया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक आया नहीं लेकिन बन सकता है। उसके बाद रूल 6, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, सिर्फ वादी अपीयर हुआ है वहां पे क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, यहाँ पे आपको एक बार रीड कर लेना है, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। देन रूल 7, 8 एंड 9 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में। प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ एडजर्न्ड हियरिंग एंड असाइंस गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात हो जाता है और पूर्व में जो अनुपस्थिति हुई है उसका अच्छा हेतु दर्शित कर देता है, तो वहां क्या प्रक्रिया होगी। तो इसको आपको अंदर से रीड करना है कि क्या उसमें प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वहां से आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। देन प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स, जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात हुआ है वहां क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, ये आपको अंदर पढ़ना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है आपका एग्जाम में। डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट, रूल 9 बात करता है कि व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है। ये डायरेक्ट हेडिंग से भी क्वेश्चन आता है कि भाई ये चीज किस रूल में बताई गई, तो आपको टिक करना पड़ता है। ऑर्डर 9 रूल 9 यहाँ से बनता है आपका, और ये रिलेट करता है आपका सेक्शन 12 से, क्योंकि सेक्शन 12 में बहुत सारी हमने कंडीशन पढ़ी है। देन रूल 10 एंड रूल 11 आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल आगे देखते हैं, ऑर्डर 9 रूल 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में, सेम स्टेट एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है ये। कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट ईयर भी पूछा है और
फिर उसके नेक्स्ट ईयर भी पूछ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी कीमत पे। ऑर्डर 9, रूल 13, डायरेक्ट ऑप्शन, मतलब एक्स पार्टे जो ये वर्ड है यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिक्री को अपास्त करना कौन से प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है। 4 ऑप्शन देंगे, आपको टिक करना होगा। ऑर्डर 9 रूल 13, सीधा डायरेक्ट हेडिंग से क्वेश्चन बनता है, अंदर भी आप इसको रीड करेंगे, अंदर से भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, तो ध्यान रखना है ये ऑर्डर। रूल 14 छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना के बिना पास नहीं किया जाएगी। और आज के इस वीडियो का लास्ट ऑर्डर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद के जो ऑर्डर्स हैं ऐसे ही मैं 10-10 ऑर्डर के इंपॉर्टेंट रूल्स आपको नेक्स्ट वीडियोज में कंटिन्यू करती रहूंगी सीरीज में। तो देख लेते हैं आज का लास्ट ऑर्डर, ऑर्डर 10। तो ऑर्डर 10 में 4 रूल हैं, कहने के लिए 4 हैं, ABCD करके देखेंगे आप यदि तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, रूल A है, रूल 1A है, 1B है, 1C है, और उसके बाद इस तरीके से। तो कहने को 4 रूल हैं लेकिन 4 नहीं है, 7 रूल्स हैं टोटल। तो इसमें से आप कौन सा देख लेंगे? ऑर्डर 10 में रूल 1 देख लेंगे। रूल 1 इंपॉर्टेंट है, ascertainment whether allegation in pleading are admitted or denied, यह अभिनिश्चय करना कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकृत हैं या प्रत्याख्यात है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये रिसेंटली में 2018 में क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इससे क्वेश्चन आए, इसके पहले नहीं आए थे। देन उसके बाद रूल 1A, रूल 1B, रूल 1C भी आप एक बार रीड कर लेंगे, क्योंकि रिसेंटली इस ऑर्डर से क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, इसलिए आप एक रीडिंग लगा लेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। जैसे रूल 1 है, A है, तो इसमें बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जो सेक्शन हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड 89, वहाँ से ये रूल को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए 1A को जरूर पढ़ें। रूल 2 बात करता है ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी और कंपेनियन ऑफ पार्टी, पक्षकार की या पक्षकार के साथी की मौखिक परीक्षा। तो हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये क्वेश्चन, ये रूल आ चुका है, तो पूछ सकते हैं किस रूल में है मौखिक परीक्षा पार्टी की बताया गया है। तो ऑर्डर 10 रूल 2 अंदर भी एक बार रीडिंग करिएगा, 3, 4 एक बार रीडिंग जरूर करिएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स विथ इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को ये मैंने आपके लिए जो है टिक किए थे, और आगे मैं इस तरीके के वीडियोस और कंटिन्यू रखूँगी, आपके पूरे इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स के रूल्स कवर करवा दूँगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको ये हेल्पफुल है ये वीडियोस, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और लाइक किया कीजिए प्लीज़। देख करके आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, एटलीस्ट देखते हैं तो एक लाइक तो बनता है, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, आगे इसका पार्ट 3 लाऊंगी, पार्ट 1 ला चुकी हूँ जिसमें सेक्शंस बता दी थी, ये पार्ट 2 है इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स का, अब पार्ट 3 आएगा आगे के ऑर्डर्स विथ रूल्स। जुड़े रहिए चैनल के साथ, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।